नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ जो है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई क्या दिया है 900 मीटर दिया है, ट्रेन का लंबाई क्या दिया 900 मीटर और प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या दिया 900 मीटर, यानी चली गई दूरी क्या हो जाएगा 900 मीटर प्लस का 900 मीटर। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1800 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ट्रेन का स्पीड दिया है। ट्रेन का स्पीड हमें क्या दिया है 108 किलोमीटर पर घंटा दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है टाइम। तो देखिए हमें जो है डिस्टेंस पता चल गया और हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो हमारा मीटर में निकल के आया है और जो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है वो हमें किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो हमें सबसे पहले इस डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो देखिए किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। अब देखिए हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 1.8 किलोमीटर, डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे। स्पीड कितना है 108 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 1.8 से 108 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 60 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा 60 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के जाएगा 1/60 घंटा। अब देखिए 1/60 घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से गुना करेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, धारा का स्पीड दिया है और हमसे पूछ रहा है कि धारा के विपरीत 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में नाव का स्पीड क्या दिया है, हमें नाव का स्पीड दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर घंटा और हमें धारा की स्पीड क्या दिया है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी धारा की विपरीत दिशा का स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा का हमें स्पीड पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है कि 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय निकालने के लिए डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 63 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर, स्पीड हमारा कितना निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 9 से 63 कितने बार में जाएगा, 7 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 7 घंटा। यानी नौका को 63 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, 7 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग क्या है यदि पहला पद -20 है और अंतिम पद 28 है। हमसे पूछ के रहा है 17 पदों का योग पूछ रहा है। तो देखिए समांतर श्रेणी में n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। अब देखिए यहाँ n क्या होता है, पदों का संख्या, a क्या होता है पहला पद, l क्या होता है अंतिम पद। अब देखिए मैं क्वेश्चन में पदों का संख्या कितना दिया, 17 दिया हुआ है।
पहला पद हमें क्या दिया है माइनस का 20 और अंतिम पद क्या दिया 28 दिया है, तो हम यहाँ से 17 पदों का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए n इक्वल टू हमें क्वेश्चन में 17 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, इनटू a हमें क्या दिया है माइनस का 20 दिया, l हमें क्या दिया है 28 दिया हुआ है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 17/2 गुने ये हमारा हो जाएगा 8। अब देखिए 2 से 8 कितने बार में आ जाएगा 4 बार में, 17 में हम 4 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आ गया 17 पदों का योग क्या निकल के आ गया 68 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दे दिया x - 2 × x - p इक्वल टू x² - ax + 6 हो तो a - p का मान बताइए। हमें क्या निकालना है a - p का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 2 × x - p इक्वल टू x² - ax प्लस का 6 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस का px माइनस के 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2p इक्वल टू x² माइनस ax प्लस का 6। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x²। अब देखिए हम यहाँ से अगर -x कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का x इंटू p प्लस 2 प्लस 2p इक्वल टू x² माइनस ax प्लस का 6। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है x² है, तो यहाँ हमारा क्या है x² है, यहाँ हमारा क्या है माइनस है, तो यहाँ हमारा क्या है माइनस है, यहाँ हमारा क्या है x इंटू p प्लस 2 है, और यहाँ हमारा क्या है x इंटू a है, यहाँ हमारा क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ हमारा क्या है 2p है, और यहाँ हमारा क्या है 6 है। तो देखिए हम यहाँ से संगत गुणांक की तुलना करके हम यहाँ से लिख सकते हैं, संगत गुणांक की तुलना करके हम यहाँ से लिख सकते हैं p प्लस 2 इक्वल टू a लिख सकते हैं। हम यहाँ से संगत गुणांक का तुलना करके लिख सकते हैं p प्लस 2 इक्वल टू a। अब देखिए हमसे पूछ कर रहे a माइनस p, तो देखिए अगर हम इस p को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस p इक्वल टू 2। हमसे पूछ के रहा था a माइनस पी का वैल्यू पूछ रहा था, तो a माइनस पी का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का वृत्तीय मान क्या होगा। हमसे पूछ कर रहे हैं अंतर्विष्ट कोण का वृत्तीय मान पूछ रहा है, कोण का हमसे वृत्तीय मान पूछ रहा है, इसका मतलब होगा कि कोण का वैल्यू हमसे पाई में पूछ रहा है। अब देखिए हमें जो है समय क्या दिया है दोपहर का 3, हमें समय क्या दिया दोपहर के 3। तो देखिए दोपहर के 3 बजे मिनट का सुई कहाँ होगा 12 पे होगा, और घंटे का सुई कहाँ पे होगा, घंटे का सुई 3 पे होगा। अब देखिए घंटा का सुई अगर पूरा एक चक्कर लगाता है, घंटा का सुई अगर पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। तो देखिए घंटा का सुई यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अंतर्विष्ट कोण का वृत्तीय मान, यानी दोनों सुई के बीच का वृत्तीय मान पूछ रहा है कोण का। तो देखिए यहाँ से दोनों सुई के बीच का एंगल क्या निकल के आ गया 90 डिग्री निकल के आ गया, और हमसे जो है कोण का वैल्यू पाई में पूछ रहा है। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ हमारा एंगल क्या निकल के आया है, यहाँ हमारा एंगल निकल के आया है 90 डिग्री, यहाँ हमारा एंगल क्या निकल के आया 90 डिग्री निकल के आया। तो देखिए 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया π/2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है, AC की लंबाई AB से 9 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज की परिमिति 34 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए हमने मान लिया कि AB की लंबाई, हमने मान लिया कि AB की लंबाई x सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई क्या हो जाएगा, BC की लंबाई क्या हो जाएगा, BC की लंबाई हो जाएगा 2x माइनस का 3 सेंटीमीटर।
BC की लंबाई क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि AC की लंबाई AB से 9 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखिए AC की जो लंबाई है AB से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो देखिए हमने AB क्या मान के रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी AC की लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, x प्लस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया, तो हम यहाँ से त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजा की लंबाई का योग करेंगे। तो देखिए AB की लंबाई क्या है x सेंटीमीटर है, BC की लंबाई क्या है, BC की लंबाई है 2x माइनस का 3 सेंटीमीटर, और AC की लंबाई क्या है, AC की लंबाई है x प्लस 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा, और हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप क्या है 34 सेंटीमीटर, यानी ये किसके बराबर निकल के आएगा 34 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आएगा। ये जो है 34 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो x और 2x, ये हमारा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा 4x, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x, और ये हमारा कितना है माइनस का 3 और प्लस का 9। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 34। अब देखिए हम इस 6 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 34 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे, 34 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x इक्वल टू 28 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 7। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से तीनों भुजा बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा AB क्या हो जाएगा, AB क्या है 1 सेंटीमीटर है, यानी AB हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। BC क्या हो जाएगा, BC हमारा क्या है 2x माइनस का 3। अब देखिए x हमारा क्या है 7 है, 7 में हम 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। और AC कितना है x प्लस 9। अब देखिए x कितना है 7 है, हम 7 में अगर 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी AC कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो देखिए सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी AB की लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक बेलन का आयतन 5000 मीटर क्यूब है और इसकी त्रिज्या 10 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। हमसे पूछ क्या रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू h। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बेलन का आयतन दिया है और रेडियस दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेलन का रेडियस और हाइट पता होना चाहिए, और हमें क्वेश्चन में केवल बेलन का रेडियस दिया है तो हमें सबसे पहले बेलन का हाइट निकालना होगा। अब देखिए बेलन का हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन हमें कितना दिया है 5000 मीटर क्यूब दिया है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इंटू h इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 5000 मीटर क्यूब। अब देखिए हमें रेडियस का वैल्यू दिया है, रेडियस का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 10 मीटर, तो हम यहाँ रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे। हम पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, पाई इंटू h इंटू ये हमारा हो जाएगा 10 गुने 10 इक्वल टू 5000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हमारा पाई इंटू h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुने पाई इंटू h इंटू r लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 गुने पाई इंटू h का वैल्यू क्या निकल के आ गया 50 निकल के आ गया, यानी हम यहाँ पुट कर सकते हैं 50 इंटू रेडियस हमारा क्या है 10 मीटर है, यानी ये हमारा हो जाएगा 10। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 1000 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1000 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का बहुलक 11 है तो k का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहे k का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए हम आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं, हम आंकड़ा में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में बहुलक क्या दिया है, यहाँ हमें क्वेश्चन में बहुलक दिया है 11, यानी 11 जो है सबसे ज़्यादा बार आया होगा, 11 जो है सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो देखिए यहाँ जो है 11 दो जगह आया हुआ है और 12 दो जगह आया हुआ है, यानी इसका मतलब होगा कि 11 एक जगह कहीं और होगा, यानी 2k माइनस के 1 के जगह हमारा क्या होगा, 11 होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, 2k माइनस 1 इक्वल टू 11 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा k इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा k इक्वल टू निकल के आ जाएगा 6। हमारा आंसर क्या निकल गया, 6 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है संख्या 3, 4, 2, 6 k में k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 3, 4, 2, 6 और k दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे k का मान, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो संख्या है 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से जो है विभाज्य नहीं है और 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो संख्या है 5 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब होगा कि k जो है किसके बराबर नहीं होगा, k जो है 0 और 5 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 होगा अगर हमारा k तो ये संख्या हमारी 5 से विभाज्य हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में दिया कि 5 से जो है ये संख्या विभाज्य नहीं है, यानी k इक्वल टू 0 और 5 हमारा नहीं होगा, k इक्वल टू जो है 0 और 5 हमारा नहीं होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो संख्या है 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या हमारी 2 और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी। अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। तो देखिए हमें 0 तो नहीं लेना है, हमें 0 नहीं लेना है। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, हम k की जगह क्या ले सकते हैं, हम k की जगह ले सकते हैं 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं, यानी अंतिम अंक हमारा 2 से विभाज्य होगा। तो देखिए अंतिम अंक 2 से विभाज्य होगा तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये जो संख्या है 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ अगर हम अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 4 + 2 + 6 + k हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 × 2 = 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 प्लस का k। अब देखिए हमें जो है k का वैल्यू लेना है 2, 4, 6 और 8 लेना है, क्योंकि ये संख्या हमारी 2 से भी विभाज्य होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या अगर 2 और 3 से विभाज्य होगी तो संख्या 6 से हमारी विभाज्य होगी। तो हमें जो है k की जगह 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है या 8 लेना है। अब देखिए हम यहाँ k की जगह क्या रखें, हम यहाँ k की जगह क्या रखें ताकि योग जो है हमारा 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम k की जगह 2 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17, 17 3 से विभाज्य नहीं होगा। k की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19, 19 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। k की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21। अब देखिए 21 जो है 3 से विभाज्य होगा, यानी k इक्वल टू हमारा 6 हो सकता है। अब देखिए k की जगह अगर हम 8 रख ले, k की जगह अगर हम 8 रख ले तो 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k की जगह अगर हम 8 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23, यानी 23 3 से विभाज्य नहीं होगा। यानी यहाँ से हमारा k का जो है एक वैल्यू निकल के आ गया 6, यहाँ से हमारा k का वैल्यू 1 निकल के आ गया 6, यानी हम k की जगह अगर 6 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 3 से भी विभाज्य होगी और 2 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब होगा कि ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा k इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। यहाँ से हमारा आंसर k इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 84 है।
यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दो संख्या का हमें एचसीएफ दिया है। हमें एचसीएफ कितना दिया है, हमें एचसीएफ दिया है 21। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दो संख्या का एलसीएम दिया है। हमें एलसीएम कितना दिया, हमें एलसीएम दिया हुआ है 84। एलसीएम हमें कितना दिया, हमें एलसीएम दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो दिया हुआ है 1:4। हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो क्या दिया है 1:4। तो देखिए अगर हम संख्या के रेशियो में अगर एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ अगर एचसीएफ से गुना करेंगे यानी 1 में अगर हम 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और अगर हम 4 में 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 84। यानी एक संख्या हमारी 21 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 84 होगी। एक संख्या हमारी 21 होगी और दूसरी संख्या 84 होगी। तो हम दोनों संख्या का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ जाएगा 21 निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 84 निकल के आ जाएगा। और रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1:4 निकल के आ जाएगा। तो हमसे पूछ के आ रहा था बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 84 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।